हेलो नमस्कार। दृष्टिकोण आईएएस के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम लोग आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर पे चर्चा करेंगे और उन पे जो भी प्रश्न बन सकते हैं उन सब को भी बिंदुवार देखेंगे। करंट अफेयर कोई ऐसा नहीं है कि एग्जाम के टाइम में आप 10 दिन पहले देखें और आपको जो है सारा चीज आपके नॉलेज में आ गया। आपको पर डे करंट अफेयर पे तैयारी करनी होगी, पर डे नोट्स बनाना होगा और उस पर प्रैक्टिस करना होगा। करंट अफेयर को याद करने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि करंट अफेयर का हर न्यूज जो है रिपीट होता है, अधिकांश न्यूज रिपीट होता है। तो जब आप डेली बाय डेली इस चीज को कंप्लीट करेंगे तो आपको खुद ब खुद उसका रिवीजन होते चला जाएगा और एग्जाम में जो है आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और जो एग्जाम का ट्रेंड्स हम लोग देख रहे हैं, करंट अफेयर जो है आपके रिजल्ट में काफी महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर सेशन को। पहले हम लोग हेडलाइंस देख लेते हैं, क्या है हेडलाइंस आज का। तो पहला है वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन प्लान जो है सरकार के द्वारा शुरू कर दिया गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा शुरू कर दिया गया है। डब्ल्यूपीआई के बेस ईयर रिवीजन के लिए जो है रमेश चंद्र पैनल का गठन कर दिया गया है। डीआरडीओ ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। एसएसआई मंत्रा पुणे के नोबेल हॉस्पिटल में एसएसआई मंत्रा को जो है स्थापित कर दिया गया है। एसएसआई मंत्रा जो है एक रोबोटिक आर्म है जो सर्जरी में मदद करता है। रोमानिया और बुल्गारिया जो है शेंजन फ्री बॉर्डर मेंबर बन गया है। अब शेंजन एरिया क्या है इसको हम लोग क्लास में समझेंगे। इंडिया जो है $5 मिलियन जो है वंतु को दिया है। वंतु एक आइलैंड देश है। असम जो है एसबीआई और यूबीआई के साथ एग्रीमेंट किया है अपने एम्प्लॉय के इंश्योरेंस के लिए। खेल रत्न अवार्ड 2024 का जो है इस बार का 4 खिलाड़ियों को दिया जाना है, जो 4 सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी है 2024 के। भुवनेश कुमार को उडई का नया सीईओ अपॉइंट किया गया है। अभी भी चेयरमैन जो है वही पुराने वाले हैं। गुजरात ने जो है वल्फ एटलस लागू किया है, वल्फ एटलस शुरू किया है ताकि वहां पे जो वल्फ है वो उनका बचाव हो सके, उनकी सुरक्षा हो सके। ठीक है, तो आइए हर प्रश्न को, हर न्यूज को जो है हम लोग प्रश्न के फॉर्म में देखते हैं। तो पहला न्यूज है वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन का संबंध किस क्षेत्र से है। ठीक है, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन का संबंध किस क्षेत्र से है। तो वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन पहले है क्या वो समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखिए शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, ठीक है, शिक्षा मंत्रालय, कौन है शिक्षा मंत्री अभी? धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है, नवंबर में ही जो है, नवंबर 2024 में ही ये प्लान जो है लागू हो गया था, एक्सेप्ट कर लिया गया था गवर्नमेंट के द्वारा। लगभग 6000 करोड़ का ये परियोजना है। परियोजना क्या है? तो जो भी स्कॉलर्स इंडिया में हुए, नेशनल इंटरनेशनल ख्याति प्राप्त जो स्कॉलर्स हैं, विद्वान हैं, उनके जो रिसर्च पेपर हैं, रिसर्च पेपर, जर्नल्स उन्होंने जो किताबें लिखी, जो थीसिस दिए, वो सारे पेपर्स जो सरकार के पास जमा है, सरकार उसको अब अपने जो भी इंस्टीट्यूट है, जो हायर स्टडीज के इंस्टीट्यूट है, यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जा रहे हायर स्टडीज के इंस्टीट्यूट में, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा चलाए जा रहे हायर स्टडीज में जो है स्टूडेंट्स के लिए, रिसर्चर्स के लिए जो है ओपन किया जाएगा। ठीक है, यानी कि वहाँ जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, रिसर्चर्स काम कर रहे हैं, वो लोग भी जो है अब रिसर्च पेपर, जर्नल्स जो स्कॉलर्स के हैं, ढेर सारे जो रिसर्च पेपर है सरकार के पास, उनको स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, और इसी प्लान का नाम दिया गया है वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन प्लान। ठीक है, तो ये किससे संबंधित है? शिक्षा से संबंधित है। सिंपली है कि जो विद्वान पहले हुए हैं, उन्होंने जो रिसर्च पेपर लिखे हुए हैं जो सरकार के पास है, सरकार अब उसका एक्सेस जो है स्टूडेंट्स को देना चाहता है और स्टूडेंट को इस योजना के माध्यम से दे रहा है। ठीक है, जो वहां पे प्रोफेसर्स पढ़ा रहे हैं, स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, उन सबको जो है एक्सेस देना चाहता है। ठीक है, तो एक्सेस भी कहाँ पे? प्राइवेट में नहीं, ये गवर्नमेंट के द्वारा ही चलाए जा रहे हैं, जो भी हायर स्टडीज के संस्थान है वहां पे देगा। इसमें 2 संस्थाएं इसका सहयोग कर रही है। पहला है इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क, ठीक है, लाइब्रेरी नेटवर्क, और दूसरा है यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ये दोनों संस्थाओं के सहयोग से जो है सरकार इस चीज को जो है लोगों तक पहुंचा रही है, ताकि लोग को आगे बढ़ने में, स्टूडेंट को आगे बढ़ने में, रिसर्चर्स को आगे बढ़ने में जो है मदद मिल सके। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग समझते हैं। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन यही है, शिक्षा से संबंधित एक परियोजना है। ठीक है, किससे है? एजुकेशन से संबंधित है। चलिए
दूसरा देखते हैं, आधार वर्ष में परिवर्तन के लिए किसकी अध्यक्षता में पैनल का गठन किया गया है। ठीक है, तो आधार वर्ष में गठन के लिए, आधार वर्ष में परिवर्तन के लिए जो है ये जो है रमेश चंद्र, ठीक है, रमेश चंद्र की अध्यक्षता में पैनल गठन किया गया है। रमेश चंद्र कौन है, तो ये नीति आयोग के सदस्य हैं। ठीक है, नीति आयोग के सदस्य हैं रमेश चंद्र, और उन्हीं की अध्यक्षता में पैनल गठन किया गया है। तो यहाँ पे जो है पहले हम लोग देखते हैं कि आधार वर्ष क्या होता है, बेस ईयर क्या होता है। ठीक है, बेस ईयर क्या होता है, तो जब भी मुद्रास्फीति का आकलन करना होता है, ये मेनली है कि WPI के लिए ये जो पैनल है, रिवीजन है, बेस ईयर बनाया जा रहा है, ये WPI के आकलन के लिए बनाया जा रहा है। ठीक है, WPI मुद्रास्फीति का जब आकलन होगा, हम अगर कह रहे हैं कि ये जो पेन है इसमें 10% का प्राइस का बढ़ोतरी हो गया है, ठीक है, 10% इसके प्राइस में राइज हो गया है, तो 10% किसके मुकाबले, ठीक है, दूसरा प्रश्न आएगा ना, जो किसके मुकाबले 10% बढ़ गया है, तो ये आधार वर्ष के मुकाबले जो है 10% बढ़ गया। आधार वर्ष क्या है, अभी जो WPI का होता है ये 2011-12 जो है अभी आधार वर्ष के रूप में यूज किया जाता है। ठीक है, और इसी को जो है 2022-23 बनाने की योजना है। ठीक है, 2011-12 को बदल करके 2022-23 जो है बेस ईयर को बनाया जाना है, इसलिए रमेश चंद्र की अध्यक्षता में जो है इस पैनल को तैयार किया गया। ठीक है, WPI क्या होता है, तो जब कोई भी सामान बनता है तो 3 लेवल से गुजरता है। ठीक है, 3 प्राइस, हर सामान का 3 प्राइस होता है। अब कौन कौन सा कहिए, कौन कौन सा, तो पहला मान लेते हैं फैक्ट्री में ये पेन बना। ठीक है, फैक्ट्री में ये पेन बना तो इसका कुछ कॉस्टिंग होगा, कुछ प्राइस होगा, मान लेते हैं कि 4 रुपये है। ठीक है, ये पेन मिल गया किसको, होलसेलर को। ठीक है, मान लेते हैं कि ये मिल गया इसको 8 रुपये में, और यही पेन जब कस्टमर तक पहुंचेगा, ठीक है, तो कितने में बिकेगा, 10 रुपये में। ठीक है, तो 3 प्राइस है, पहला फैक्ट्री का प्राइस, प्रोडक्शन प्राइस, दूसरा होलसेलर प्राइस, और तीसरा कस्टमर प्राइस। ठीक है, तो 3 प्राइस में से भारत में जो मुद्रास्फीति का आकलन अब तक होता आया है वो 2 आधार पे होता है। पहला होलसेल प्राइस पे, थोक पे, जब बिजनेसमैन को सामान देता है, डिस्ट्रीब्यूटर को सामान जाता है तो होलसेल प्राइस होता है, और इसी आधार पे आकलन होता आया है। और दूसरा है CPI, इसको बोलते हैं CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इसमें जो है कस्टमर को कितना में मिल रहा है, इस पे जो है उसका आकलन किया जाता है। ठीक है, तो सबसे सटीक वाला आकलन CPI का होता है, क्योंकि WPI में सर्विस को तो काउंट कर नहीं सकते हैं। अब ये थोड़े कह सकते हैं कि एक डॉक्टर ने जो है पिछले बेस ईयर में जो 10 हार्ट सर्जरी इतनी रुपए में कर दी थी। ठीक है, तो इस तरह से सर्विस को काउंट नहीं किया सकता है। तो जो जेन्युइन होता है वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का होता है, उस पर आकलन किया जाता है। ठीक है, तो ये आधार वर्ष जो है 2011-12 से बदल करके सरकार की योजना है कि 2022-23 की जाए, और इसलिए जो है सरकार चाहती है कि रमेश चंद्र की अध्यक्षता में पैनल गठित किया है कि इसको रिवाइज करने में क्या क्या चुनौतियां हैं इसका आकलन करना है। ठीक है, इसके लिए जो है सरकार एक डेडलाइन भी दे दी है, 30 जून 2026 को ये पैनल अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, और उसके बाद जो है आधार वर्ष में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ ही सरकार ने एक और उद्देश्य से इस पैनल को गठित किया है। क्या उद्देश्य है, तो WPI और CPI तो चल ही रहा था यहाँ मुद्रास्फीति के आकलन के लिए, लेकिन सरकार एक नया इंडेक्स भी बनाने का सोच रहा है, वो है PPI। ठीक है, PPI न्यू इंडेक्स बनाएगा, PPI का, प्रोडक्शन प्राइस इंडेक्स करके। ठीक है, PPI बनाएगा, और इसलिए जो है इस पैनल का गठन किया गया। तो 2 काम है इस पैनल का, पहला आधार वर्ष में परिवर्तन करना, और दूसरा नया इंडेक्स बनाना, PPI बनाना। ठीक है, तो 2026 में ये कमीशन जो है अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, उसके बाद सरकार जो है एक्शन लेगी। ठीक है, तो इसके बारे में समझ गए हैं, रमेश चंद्र की अध्यक्षता में आधार वर्ष के परिवर्तन के लिए जो है ये पैनल गठित किया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। DRDO अपना स्थापना दिवस कब मनाता है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि भारत के अनुसंधान में जो है, भारत के डिफेंस सेक्टर में DRDO का कितना महत्व है। तो DRDO हर साल अपना स्थापना जो है 1 जनवरी को मनाता है। ठीक है, 1 जनवरी को मनाता है, और
डीआरडीओ की अगर बात करें, डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, 1958 में जो है इसका गठन किया गया था। 1958 में इसका गठन किया गया। 1 जनवरी को हर साल जो है इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है, ठीक है। वर्तमान में अगर हम बात करें इसके चीफ कौन है, तो समीर वी कामत जो है इसके मेन चीफ है, ठीक है। सरकार ने जो है, सरकार के तरफ से जो रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह, और उन्होंने जो है 2025 को ईयर ऑफ रिफॉर्म घोषित किया है, ईयर ऑफ रिफॉर्म घोषित किया गया है, ठीक है, 2025 को। और ये 2025 का जो साल है ईयर ऑफ रिफॉर्म का, ये बिना डीआरडीओ के मदद के संभव ही नहीं है, क्योंकि डिफेंस सेक्टर में रिसर्च करने का काम, डेवलपमेंट करने का काम डीआरडीओ के पास है, ठीक है। अगर हम सिर्फ 1 साल की बात करें, ठीक है, सिर्फ 2024 की बात करें तो लगभग 5000 टेस्ट किए हैं डीआरडीओ ने, ठीक है, 5000 टेस्ट किए हैं और 500 से ज्यादा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की है प्राइवेट सेक्टर को, ठीक है। अपना जो भी टर्म कंडीशन है, एग्रीमेंट है, उसके हिसाब से डीआरडीओ ने जो है वो रिसर्च करता है, कुछ नया बनाता है, और फिर अगर वो चीज अच्छी रहती है, समाज कल्याण के लिए रहती है, तो प्राइवेट सेक्टर को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करती है, और जो बेसिक चीजें रहती है, जो जरूरी की चीजें रहती है, उसको अपने डिफेंस सेक्टर में यूज करती है। तो मेन जो डेवलपमेंट करने का, रिसर्च करने का काम है वो डीआरडीओ के पास है। 1958 में स्थापना हुई थी। 1 जनवरी को हमेशा अपना स्थापना दिवस मनाती है। समीर वी कामत जो है इसके अभी मुखिया है, ठीक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है। 2025 को इन्होंने क्या किया है, ईयर ऑफ रिफॉर्म घोषित किया है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला है एसएसआई मंत्रा, जो कि भारत निर्मित पहला सर्जिकल रोबोट है, कहां के अस्पताल में इंस्टॉल किया गया है, ठीक है। तो एसएसआई मंत्रा के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। एसएसआई मंत्रा एक रोबोटिक आर्म है, ठीक है, एक रोबोटिक आर्म है मंत्रा। इसका जो फुल फॉर्म होता है मल्टी आर्म नोवेल टेले रोबोटिक असिस्टेंस, ठीक है, मंत्रा। ये जो मंत्रा है, ठीक है, आप जैसे इमेज में देख रहे हैं, ये रोबोट टाइप का कुछ आर्म से जो सर्जरी कर रहा है, ठीक है। इसका जो शुरुआत है, इसका जो रिसर्च है, खोजा गया था 2017 में, इसको जो है खोज लिया गया था, बना लिया गया था, ठीक है। और भारत के ही एक जो डॉक्टर हैं, वो डॉक्टर हैं सुधीर श्रीवास्तव, ठीक है, सुधीर श्रीवास्तव। इन्होंने जो है ये बनाया था, और सबसे पहले दिल्ली के राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल में जो है इसका यूज किया गया, सबसे पहले इंस्टॉल किया गया राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल में, इसको लगाया गया था। और इसी आर्म को पुणे के, ठीक है, पुणे यानी महाराष्ट्र में, पुणे में नोबेल हॉस्पिटल है, और वहीं पे जो है अभी इंस्टॉल किया गया है एसएसआई मंत्रा को, ठीक है। तो यदि आपसे एग्जाम में पूछा जा रहा है कि भारत का पहला भारत निर्मित रोबोटिक आर्म क्या है, कौन सा है, क्या नाम है उसका, तो एसएसआई मंत्रा उसका नाम है, मल्टी आर्म नोवेल टेले रोबोटिक असिस्टेंस। इसको किसने खोजा था, तो सुधीर श्रीवास्तव ने खोजा था। सबसे पहले कहां यूज किया गया, दिल्ली के राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल में सबसे पहले इसको यूज किया गया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। हाल ही में शेंजन बॉर्डर फ्री जोन्स में सदस्यता प्राप्त करने वाले देश कौन है, ठीक है। इसमें दिया है रोमानिया, बुल्गारिया, पोलैंड, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो ये दोनों देश जो है, रोमानिया और बुल्गारिया, इन दोनों ने अभी जो है शेंजन के साथ ज्वाइन किया है, ठीक है, शेंजन बॉर्डर फ्री जोन में ज्वाइन किया है, ठीक है। बहुत दिन से, लगभग 37 ईयर से ये दोनों अलग रह रहे थे, और अभी वर्तमान में जो है दोनों अब शेंजन फ्री जोन में ज्वाइन कर चुके हैं। तो आखिर ये शेंजन जोन कौन सा है,
आप लोगों ने काफी बार शेंगेन वीजा के बारे में भी देखा होगा। तो शेंगेन क्षेत्र कौन सा होता है? तो देखिए, यूरोपियन यूनियन की जो कंट्रीज हैं, यूरोपियन यूनियन, ठीक है, जानते हैं 27 देशों की एक जो है एक यूनियन बना हुआ है जिसे हम लोग यूरोपियन यूनियन जानते हैं। यूरोपियन यूनियन में यूरोप के जो 27 कंट्री है उन्होंने अपना एक संस्था बना लिया है, ग्रुप बना लिया है। तो इन देशों का क्या क्या कहना है कि इन देशों ने अपने इलाके को फ्री कर दिया है, इसमें किसी तरह का बॉर्डर कंट्रोल नहीं है। जैसे आज के टाइम में आप इंडिया से आप रसिया चले जाइए, मालदीव चले जाइए, श्रीलंका चले जाइए, तो आपको जैसे ही आप बॉर्डर क्रॉस करेंगे, बॉर्डर पे बहुत सारे वेरिफिकेशन, ये आपका बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को चेक किया जाएगा, वहां के संस्था के हिसाब से आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे इस तरह से किसी भी प्रकार का कोई ये एक्सटर्नल बॉर्डर ये नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, ठीक है। तो फिनलैंड का कोई भी नागरिक जो है स्वीडन जा सकता है, एस्तोनिया, पोलैंड जा सकता है। तो ये सारे देश का एक क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। इसी क्षेत्र को शेंगेन क्षेत्र कहा जाता है, शेंगेन बॉर्डर फ्री जोन्स, ठीक है। यानी 27 देशों में किसी भी प्रकार का कोई बॉर्डर नहीं है, किसी भी देश का नागरिक दूसरे देश आराम से जा सकता है, ठीक है। और इन शेंगेन क्षेत्र के लिए एक अलग से वीजा जारी किया जाता है, ठीक है। जैसे भारत का कोई नागरिक जो है यहां जाना चाहे तो उसके लिए शेंगेन वीजा जारी किया जाएगा, ठीक है। तो यही शेंगेन वीजा कहलाता है। और यही जो क्षेत्र है यूरोपियन यूनियन का, जो ये क्षेत्र है, इसी क्षेत्र को क्या कहते हैं? शेंगेन बॉर्डर फ्री जोन कहते हैं। यहाँ पे अलग से किसी देश का बॉर्डर नहीं है, एक देश का नागरिक दूसरे देश में आराम से जा सकता है, ठीक है। तो इंटरनल बॉर्डर को वहां पे वैनिश कर दिया गया है, मिटा दिया गया है, एक तरह से कहे तो सारे बॉर्डर्स को जो है वैनिश कर दिया गया है। तो हर देश का नागरिक दूसरे देश में आराम से आ जा सकता है, ठीक है। तो इसी क्षेत्र को क्या कहा जाता है? शेंगेन बॉर्डर फ्री जोन्स। इसमें किसने ज्वाइन किया है? तो रोमानिया और बुल्गारिया ने। रोमानिया का जो कैपिटल है बुकारेस्ट है, बुल्गारिया का जो कैपिटल है वो सोफिया है, ठीक है। चलिए, यूरोपियन यूनियन के बारे में भी आप लोगों ने समझ लिया। एक यहीं पे एक छोटा सा और न्यूज है, एक प्रश्न पूछता है कि शेंगेन वीजा डिजिटली जारी करने वाला देश कौन सा है? पहला देश कौन सा है जिसने शेंगेन वीजा को डिजिटली जारी किया है? तो ये देश है फ्रांस, ठीक है। फ्रांस ने जो है सबसे पहले शेंगेन वीजा को डिजिटली जारी किया था, ठीक है। चलिए, तो तीनों चीज समझ गया, यूरोपियन यूनियन, शेंगेन क्षेत्र क्या है और शेंगेन वीजा क्या है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। ये शेंगेन क्षेत्र का है जिसमें कौन कौन से कंट्री है वो दिखाया गया है, ठीक है। स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क, ठीक है। तो इसमें कुछ नन जो यूरोपियन यूनियन के मेंबर है वो भी शामिल है। जैसे आप नॉर्वे कह लीजिए, जो यूरोपियन यूनियन में नहीं सम्मिलित है फिर भी शेंगेन क्षेत्र में सम्मिलित है, ठीक है। तो ये पूरा मैप है, कंट्री वाइज एक लिस्ट दे दिया गया है, ठीक है। चलिए, हाल ही में भारत ने वेंताओ को $5 लाख का रिलीफ फंड प्रदान किया है। वो क्या है? वेंताओ आखिर है क्या? बहुत न्यूज में है। तो वेंताओ एक देश है, ठीक है। वेंताओ जो है एक देश है। कैसा देश है? तो 80 आइलैंड्स का बना हुआ देश है, ठीक है, नेशन है, ठीक है। साउथ पैसिफिक ओशियन में स्थित है। कैपिटल इसका पोर्ट विला है, ठीक है। क्या है ये वेंताओ? तो 80 आइलैंड्स का एक देश है, साउथ पैसिफिक ओशियन में स्थित है। इसका जो कैपिटल है पोर्ट विला है। और यहीं पे जो है भूकंप आया था कुछ दिन पहले 7.4 मैग्नीट्यूड का। और इस कारण से वहां पे जो भी क्षति हुई है उसके क्षतिपूर्ति के लिए, वहां के लोगों की मदद के लिए, वहां पे जो है फिर से जीर्णोद्धार के लिए जो है भारत सरकार के तरफ से $5 मिलियन का जो है $5 लाख मिलियन का ये मदद दिया गया, ठीक है, मदद दिया गया, ठीक है। चलिए, एक देश है वेंताओ। चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में एसबीआई और यूबीआई ने किस राज्य सरकार के साथ इंश्योरेंस बेनिफिट के लिए समझौता किया है? ठीक है, तो ये बेनिफिट के लिए समझौता किया गया है असम के साथ।
ठीक है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया दोनों ने ही जो है असम के साथ समझौता किया। क्या समझौता है? तो जो भी स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, ठीक है, जो भी एम्प्लॉय हैं उनको इंश्योरेंस बेनिफिट मिले, जीवन बीमा वगैरह का बेनिफिट मिले, ठीक है, और जीरो प्रीमियम पे मिले। ठीक है, तो बहुत सारी सुविधाएं दी गई है इंश्योरेंस सेक्टर के लिए। तो दोनों ही बैंक ने जो एसबीआई और यूबीआई ने जो है असम सरकार के साथ समझौता किया है। अगर असम की बात करें तो असम के जो सीएम हैं कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा। ठीक है, गवर्नर कौन है? लक्ष्मण आचार्य। ठीक है, कैपिटल दिसपुर। और इसका जो नेशनल, अगर हम स्टेट बर्ड कह ले तो वाइट जो है विंगेट डक जो है यहाँ का स्टेट बर्ड है। ठीक है, तो सीएम है हेमंत बिस्वा शर्मा, गवर्नर लक्ष्मण आचार्य, कैपिटल है दिसपुर यहाँ का। और इसने जो है एसबीआई और यूबीआई के साथ जो है समझौता किया है। किसके लिए? तो वहां के एम्प्लॉयज के इंश्योरेंस के लिए, जीरो प्रीमियम पे उनको जो है बेहतर सुविधाएं दी जा सके बीमा के फील्ड में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। निम्न में से किन खिलाड़ियों को इस बार मेजर ध्यानचंद खेल अवार्ड 2024 दिया जाएगा? ठीक है, तो इस बार का जो खेल अवार्ड है वो किस किस को दिया जाना है? गुकेश कुमार को दिया जाएगा, मनु भाकर को भी दिया जाएगा, हरमनप्रीत को भी दिया जाएगा, ये सभी आ जाएंगे। तो इस बार का जो खेल अवार्ड है वो 4 खिलाड़ियों को दिया जाना है। ठीक है, जिसमें गुकेश कुमार को किसके लिए दिया जाएगा? चेस के लिए, मनु भाकर को शूटिंग के लिए, हरमनप्रीत सिंह को हॉकी के लिए। ठीक है, और एक और है, ये है गुकेश कुमार, मनु भाकर, हरमनप्रीत सिंह, और एक और है चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किन खिलाड़ियों को इस बार मेजर ध्यानचंद खेल अवार्ड 2024 दिया जाएगा? ठीक है, तो इस बार का जो अवार्ड है यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो 4 खिलाड़ियों को इस बार दिया जाएगा, जिसमें से गुकेश कुमार भी है, मनु भाकर भी है, हरमनप्रीत सिंह भी है, और ये सभी। ठीक है, आंसर हो जाएगा ये सभी इसका। गुकेश कुमार को क्यों दिया जा रहा है जानते ही है, वर्ल्ड चेस चैंपियन है। मनु भाकर शूटिंग से रिलेटेड है। ठीक है, हरमनप्रीत सिंह हॉकी से रिलेटेड है, और एक है प्रवीण कुमार। प्रवीण कुमार, ठीक है, ये पैरा एथलीट है। ठीक है, इन चारों को जो है ये अवार्ड इस बार का दिया जाएगा। ठीक है, मनु भाकर के बारे में जानते हैं कि एक ही ओलंपिक सेशन में 2 मेडल जीतने वाली जो है पहली भारतीय महिला है। ठीक है, हरमनप्रीत सिंह हॉकी से है, गुकेश कुमार जानते ही हैं यंगेस्ट चेस चैंपियन है। ठीक है, तो ये अवार्ड जो है किसके द्वारा दिया जाएगा? तो ये अवार्ड दिया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के द्वारा। अभी वर्तमान में कौन है? मनसुख मंडाविया। ठीक है, तो 4 खिलाड़ियों को दिया जाना है, मनु भाकर, गुकेश कुमार, हरमनप्रीत सिंह और प्रवीण कुमार। चारों को ये इस बार का खेल रत्न अवार्ड दिया जाएगा, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। भुवनेश कुमार को निम्न में से किस संस्था का नया सीईओ बनाया गया है? ठीक है, तो भुवनेश कुमार को इस बार जो बनाया गया है वो उडई का जो है नया सीईओ बनाया गया है। ठीक है, उडई का नया सीईओ बनाया गया है। ठीक है, उडई, उडई क्या होता है फुल फॉर्म इसका? यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑथोरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑथोरिटी ऑफ इंडिया। कब इसका गठन हुआ था?
तो 2009 में इसका गठन हुआ था, तब के योजना आयोग के अंतर्गत काम करता था। इसके बाद जो है ये नीति आयोग के अंतर्गत आ गया। ठीक है, 2016 में क्या हुआ था, आधार एक्ट जो है 2016 लागू किया गया, जिसमें लोगों को 12 अंक का एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर देने के लिए आधार एक्ट जो है लाया गया 2016 में। और इसी का नोडल एजेंसी किसको बनाया गया, उडई को बनाया गया। ठीक है, उडई को नोडल एजेंसी बनाया गया आधार को इश्यू करने के लिए। अभी वर्तमान में ये माइटी के अंतर्गत काम करता है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के अंतर्गत काम करता है। वर्तमान में अश्विनी वैष्णव जो है आईटी मिनिस्टर है। ठीक है, तो भुवनेश कुमार को जो है किस संस्था का सीईओ बनाया गया है, तो उडई का सीईओ बनाया गया है। और उडई का अगर चेयरमैन पूछ लेगा तो नीलकंठ मिश्रा जो है अभी वर्तमान में चेयरमैन है उडई के। ठीक है, उडई के जो चेयरमैन है वो कौन है, नीलकंठ मिश्रा। ठीक है, चलिए, तो उडई 2009 में इसका गठन हुआ था, योजना आयोग के अंतर्गत था, नीति आयोग के अंतर्गत बाद में आया, अभी वर्तमान में माइटी के अंतर्गत काम करता है। और नोडल एजेंसी है किसके लिए, आधार को इश्यू करने के लिए। आधार क्या है, तो आधार एक्ट 2016 के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को 12 अंकों का एक डिजिटल आईडी, एक जो है यूनिक आइडेंटिटी प्रदान करने के लिए ये एक्ट लाया गया है। और इसका जो नोडल एजेंसी बनाया गया उडई को बनाया गया। ठीक है, ये है, कौन है ये, भुवनेश कुमार। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में एटलस टू प्रोटेक्ट इंडियन वुल्फ हैबिटेट किस सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है, तो वल्फ को बचाने के लिए, ठीक है, वल्फ के संरक्षण के लिए जो है ये शुरू किया गया है गुजरात सरकार के द्वारा। गुजरात के जो सीएम है भूपेंद्र पटेल, उनके द्वारा जो है ये कार्यक्रम जो है शुरू किया गया है। गुजरात में 222 वल्फ बताया जाता है, एक जो आंकड़ा जो दर्शाया गया है 222 वल्फ है। ठीक है, तो उसी के प्रोटेक्शन के लिए जो है ये एटलस जारी किया गया है कि जिसमें किस शहर में किस क्षेत्र में कितने हैं। ठीक है, 222 जो है लगभग 2217 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र में जो है ये फैले हुए हैं। ठीक है, तो गुजरात में 222 वल्फ है, उन्हीं के संरक्षण के लिए गुजरात सरकार के द्वारा एटलस टू प्रोटेक्ट इंडियन वुल्फ हैबिटेट जो है ये लॉन्च किया गया है। ठीक है, गुजरात के जो सीएम है वो भूपेंद्र पटेल है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों ने जो है नोट्स बनाए होंगे। इस क्लास के बाद जो है इसके डिस्क्रिप्शन में इसका पीडीएफ का लिंक दे दिया गया है, टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया गया है, आप निश्चित रूप से डाउनलोड करें और इस पे अपना जो है प्रैक्टिस करने का प्रयास करें। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट करंट अफेयर्स के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।